चलिए बच्चों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और ये जो टॉपिक चल रहा है, हमने लास्ट सेशन में स्टार्ट किया था, और इसी सेशन के अंदर इसको कोशिश करेंगे कि मैक्स टू मैक्स इसको हम खत्म कर दें, क्योंकि हमारे पास टाइम को थोड़ा देखते हुए चीजें थोड़ा सा देखनी पड़ेंगी अपन लोगों को। चलिए, मैं आपको जो लास्ट क्लास में पढ़ा रहा था वो मैंने आपको ये बताया था कि भैया जो एक बैंकिंग कंपनी होती है, बैंकिंग कंपनी अपने अकाउंट्स जो होते हैं वो किस तरीके से मेंटेन करती है और कौन कौन सी अपने अकाउंट्स मेंटेन करती है, इसकी हमने चर्चा की थी। अब इसी चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हो, या पहले मैं एक बार रिकैप करा देता हूँ जो हमने यहाँ पर कवर किया था। हमने बेसिकली दो टॉपिक कवर किए थे यहाँ पर। क्या कवर किए थे? मैंने बेसिकली टॉपिक के बोला कि मैं दो फेज में लेकर के चलूंगा। पहला फेज मैंने बोला कि अपने पास एडजस्टमेंट है, हम उन्हीं की चर्चा कर रहे थे कि हमने क्या क्या एडजस्टमेंट पढ़ने हैं, तो हम इसी एडजस्टमेंट को लेकर के बात कर रहे थे। दूसरा हमने बताया फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट के अंदर बेसिकली मैंने बोला था कि मैं आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है मैं उसी की चर्चा करूंगा। बैलेंस शीट के ऊपर देखना पड़ेगा, स्पेसिफिक लेक्चर बनाना पड़ेगा इसके ऊपर, क्योंकि पूरा के पूरा ये 1 से 1.5 घंटे का सेशन चाहिएगा, क्योंकि फॉर्मेट को पहले नोट करवाना है, देन उसके बाद उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा कि किस में क्या क्या चीज आती है। एक्सप्लेनेशन इज बहुत इंपॉर्टेंट है इस वाले टॉपिक की, बैलेंस शीट का। और उसके बाद 1.5 2 घंटे के सेशन होने के बाद फिर हम इसके ऊपर क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे। नोट्स टू बी अकाउंट्स भी होते हैं इसके अंदर, वो भी हमें डिस्कस करने होते हैं। तो डेफिनेटली हमें फाइनल अकाउंट जब बनाने से पहले, या जब बनाएंगे तो पहले फॉर्मेट जब नोट करवाएंगे तो वहां पर आपको एक्सप्लेनेशन इन डिटेल में जाना पड़ेगा। तब जाकर हमें बेसिकली समझ में आएगा कि किस वाले शेड्यूल के अंदर कौन सा वाला ट्रांजेक्शन कवर होने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली मैं यहाँ पर प्रॉफिट लॉस लूंगा आज के सेशन के अंदर। बैलेंस शीट के लिए बच्चों की डिमांड होती है, क्योंकि क्वेश्चन वैसे एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन बच्चों को लगता है नहीं सर हमें बैलेंस शीट भी करवानी है, तो डेफिनेटली नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, वहाँ पर टेलीग्राम का चैनल भी है, और आप मैसेज के अंदर भी डेफिनेटली आप बता सकते हो कि सर हमें ये वाला टॉपिक भी कवर करवा दीजिए। डेफिनेटली तो एक सेशन लेकर के जो भी होगा, 1.5 2 घंटे का जो भी होगा, मैं बैलेंस शीट का एक क्वेश्चन और आपके लिए फॉर्मेटिंग प्लस एक्सप्लेनेशन तीनों का तो उसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, इसके अंदर पर मैंने आपको बताया था कि जब हम एडजस्टमेंट पढ़ रहे होते तो एक बैंक जो होती है अपनी इनकम को किस तरीके से रिकॉर्ड करती है, इस बात की भी मैंने चर्चा की थी। हम नॉर्मली बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जब बात कर रहे होते, नॉर्मली कंपनी के केस में जब हम बात कर रहे होते, तो वहां पर हमारे पास अकाउंट मेंटेन करने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है एक्रुअल बेसिस पर, दूसरा होता है कैश बेसिस पर। आपको एक ही बेसिस आपको यूज करना होता है। ठीक है, या तो आप उसको एक्रुअल बेसिस पर ले लो, या फिर आप कैश बेसिस पर ले लो। जैसे हम एनजीओ की बात करते हैं, तो एनजीओ वगैरह आपके लिए कैश बेसिस पर मेंटेन करते हैं नॉर्मली जो होती है। ठीक है, आया कितना गया, हम कैश की जब बात करेंगे तो डेफिनेटली कैश बेसिस की बात कर रहे होते हैं। नॉर्मली जब हम कंपनियों की बात करते हैं, जब नॉर्मल हम अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, जो 11th में पढ़ा है, 12th पढ़ा है, हमने फाउंडेशन में पढ़ा है, इंटरमीडिएट के फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी आप लोगों ने पढ़ा है, या ग्रेजुएशन में जहां भी आपने प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाना सीखते हो, तो वहां पर आप एक्रुअल बेसिस लेते हो। एक्रुअल का मतलब है जैसे ट्रांजेक्शन अकर हुआ, उसको लगता है कि हाँ ये अकर हो गया, उसी टाइम पर आप उसका रिकॉर्ड कर लेते हो, चाहे वो मिला है चाहे नहीं मिला है, इस बात की कोई प्रॉब्लम, उस बात को हम इग्नोर करते हैं। तो नॉर्मल फाइनल अकाउंट की हम बात करते हैं तो कैश बेसिस या फिर आपके सामने एक्रुअल बेसिस, दोनों में से कोई एक आपको आधार लेना होता है। उसी आधार को बेस बनाते हुए आपको अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। बेसिकली हम नॉर्मली एक्रुअल बेसिस को अप्रोच को ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, दूसरा, अब मैं बात करता हूं बैंकिंग कंपनी की। जब हम बैंक की बात कर रहे होते हैं कि बैंक में क्या चल रहा होता है, तो बैंक में यहाँ पर दोनों की दोनों अप्रोच साथ साथ यूज होती है। सर कैसे बातें कर रहे हो? यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको ऑप्ट करना है कि भैया कैश बेसिस लेना है एक्रुअल बेसिस लेना है, बोला ऐसा नहीं है। यहाँ पर इनकम की बात करता है, तो यहाँ पर मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स किस बेसिस पर बनेंगे मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बेसिकली स्पेसिफिक बात करने वाला हूँ कि जो इनकम है, जो हम इनकम कमाती है, कौन बैंक जो कमाती है, जो पैसा ब्याज पर दिया है, जो भी दिया है, एक्सेट्रा इन्वेस्टमेंट किया है, जो इनकम कमाती है, तो जो इनकम वो कमाती है उस इनकम को रिकॉर्ड किस आधार पर करेगी, इसी बात की चर्चा हम लोगों ने इस वाले कंसेप्ट के अंदर, इस वाले एडजस्टमेंट के अंदर हमने की है। तो यहां पर बेसिकली दो पार्ट में लेके चलता है। बोला देखो, आपकी जो असेट्स है या जो इनकम जो आपने दी है, जिस असेट से आप इनकम कमा रहे हो, उस असेट्स का जो नेचर है, यदि वो आपने परफॉर्मिंग असेट्स में कैटेगराइज कर रखा है, तो उस केस के अंदर आपको कैश बेसिस नहीं लेना, एक्रुअल बेसिस लेना है। और यदि जो इनकम आपने उस कि जिस असेट्स पर कमाई है, उस असेट्स का नेचर यदि क्या है आपके पास, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स का है, तो उस केस के अंदर आप लोगों को
कैश बेसिस को लेना है। सिंपल बोल दिया। यदि आपके असेट्स है, जिस असेट्स पर आप इनकम कमा रहे हो वो परफॉर्मिंग नेचर का है, तो आप एक्रुअल बेसिस लोगे। यदि नॉन परफॉर्मिंग बेसिस का है तो आप उस केस के अंदर आप क्या लोगे, कैश बेसिस लोगे। यानी थोड़ी सी भी संदेह है, थोड़ा सा भी शक है कि भैया इस पर इनकम हो सकता है, मिले ना मिले, फंस रही है इनकम थोड़ी सी, तो उस केस के अंदर आप बोलोगे नहीं भैया ये जब मिलेगी तब की बात करूंगा। लेकिन सामने के असेट्स बहुत क्लियर क्लीन है, लगता है कि नहीं भैया जो हमने पैसा जिस व्यक्ति को दे रहा है वो अच्छा आदमी है, वो कभी पैसा डूबे नहीं आता, तो उस केस के अंदर हम क्या मान लेंगे, उसको हम पीए मानेंगे। पीए के केस के अंदर क्या मानेंगे, एक्रुअल बेसिस पर। अब सवाल ये आता है कि सर ये बताओ तो दो कि पीए क्या होता है और और एनपीए क्या होता है। मैंने बोला इसकी चर्चा डेफिनेटली मैं आगे वाले कंसेप्ट के अंदर करने वाला हूँ। सेकंड मैंने आपको कंसेप्ट कराया था रिवेट का। क्या कराया था मेरे बच्चे, कंसेप्ट नंबर 2 कराया था रिवेट का। रिवेट का मतलब है जब कोई बैंक बिल डिस्काउंट करती है, यानी कि जब कोई क्लाइंट बिल डिस्काउंट करवाता है तो उस केस के अंदर आपको देखना होगा कि जो बिल परचेज करती है कंपनी, तो बिल परचेज जो करती है उसमें इनकम कमाना है। तो जो इनकम है, जो करंट ईयर की इनकम, जो बिल आपने परचेज किए उन बिल पर जो करंट ईयर से रिलेटेड इनकम है उसको हम प्रॉफिट लॉस में लेके जाएंगे, उसको डिस्काउंट इनकम बोला जाएगा। लेकिन ऐसी इनकम भी आपने रिसीव कर ली है जो कि अगले साल ड्यू होने वाली चीजें हैं, लेकिन आप रिसीव अभी कर ली, तो एडवांस की जो इनकम है उस एडवांस की इनकम को रिबेट बोलते हैं। इसको विद एग्जांपल बड़े अच्छे से इस बात को मैंने आपको समझाया भी था। ठीक है। यहां पर आप, मैंने आपको एंट्री में बताई थी, यहां हो सकता है कि इन्होंने अभी पेमेंट ना दिया हो, तो यहां पर क्लाइंट का नाम भी आ सकता है। क्लाइंट मतलब जिस व्यक्ति ने आपसे बिल को डिस्काउंट करवाया है। ठीक है, बेसिकली कैश दे दिया जाता है तो मैं यहां पर लेके चलूंगा। बट यदि उनको कैश नहीं दिया तो बोला कि इतना उसको देना है, तो उस केस के अंदर आप इसको यहाँ पर क्लाइंट का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर दोनों अप्रोच लेनी है, कैश है एक साथ बेटा, क्लाइंट और ले लो ना। ठीक है, ये उधारी वाला मामला है। ठीक है ना, चलिए, ये मैंने आपको समझाया था। फिर मैंने आपको इसका एक एग्जांपल करवाया था बड़े तरीके से, और मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जब भी मैं बात करता हूँ किसकी, मेरे बच्चे, जब भी बात करता हूँ मैं इंटरेस्ट इनकम की या बात करता हूँ रिबेट की, जो कैलकुलेशन जो होती है वो बेसिकली होती है ड्यू डेट पर। किस पर होती है बेटा, ड्यू डेट पर। सर ड्यू डेट क्या है वो भी बता दो। मैंने बोला देखो, मेच्योरिटी डेट प्लस करना 3 डेज के ग्रेस के। 3 डेज क्या है बेटा, ग्रेस के। और लगता है कि जो 3 डेज वाला एंड हो रहा है वो आपका पहले से पब्लिक हॉलीडे है, पहले से हॉलीडे है, तो आप एक दिन पहले ही मान लोगे। जैसे छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूं आपके लिए, छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूं। आपने 1 जनवरी को 4 महीने का, 4 मंथ का बिल आपने डिस्काउंट करवाया है, बिल डिस्काउंट करवाया है। अब देखो, 1 जनवरी 4 महीने का, तो फरवरी, जनवरी पूरा हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी हो गई, फरवरी हो गई, मार्च हो गई, अप्रैल, यानी 1 मई ना, 1 मई, 1 मई प्लस 3 डेज, 1 मई प्लस 3 डेज कितना हो गया बेटा, 4 में। कितना हो गया बताओ, 4 में। मेरी बात क्लियर है यहां तक का नहीं, यही चीज आपको देखनी है। और इसका मतलब होता है ड्यू डेट। क्या होगा इसका मतलब बताओ, इसका मतलब हो गया ड्यू डेट। ठीक है, ये आपकी ड्यू डेट है। तो ड्यू डेट पर ही आपको क्या करना है, इनकम और रिवेट को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले यदि आपके पास क्वेश्चन के अंदर ड्यू डेट दे रखी है तो आपको कोई कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करना, ग्रेस यानी उसमें ऑलरेडी एडेड है, यानी कि उसमें कंसीडर किया हुआ है। और यदि उसके अंदर आपका ड्यू डेट नहीं दे रखा है, मंथ दे रखा है 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, तो इस बात का बेहद याद रखना है। पहले मैच्योरिटी डेट निकालोगे, मैच्योरिटी का मतलब है डे टू डेट। जैसे मान लो 1 तारीख को है तो 4 महीने का है, तो 1 तारीख अगले महीने की, फिर 1 तारीख अगले महीने, तो आपको लेना, देन उसके बाद 3 दिन आपको जोड़ने हैं। इस क्वेश्चन का थोड़ा सा हमने एक ये हुआ था, इसमें डे का हमने बोला था देखो, ये 15 को आपका आया है, ये 15 को आपको आया है बेटा, 15 को आया है, और 5 महीने का बिल है, 15/10 को है, यानी अक्टूबर का है। तो 15 से यानी कि अक्टूबर की बात करें तो देखो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो यानी मैं कहूं तो 15 मार्च, 15 मार्च होती है इसकी मैच्योरिटी डेट। कितनी बेटा, 15 मार्च होती है मैच्योरिटी डेट। ये 15, सॉरी मेरे बच्चे, इसको सही कर लो ना, 15 है। ठीक है, ये 10 होगी, ये 25 होगी, ये 20 होगी। ठीक है ना, आपको क्या करना है, 15, 15 ये हो गई, प्लस 3 डेज ग्रेस के हो गए, तो 3 डेज और लगा लो, ये 3 डे ग्रेस के। ठीक है ना, ये चेंज कर लेना थोड़ा सा, जो भी हुआ होगा देख लो इस पर क्या है। ये है 10, 10 होगा, यहाँ 25 होगा, क्या होगा, जो भी डेट है ना,
क्या डेट थी इसके अंदर क्वेश्चन में? 20, ये 20 होगी, ठीक है ना। प्लस करना 3 डेज का, ये आपको डेट निकाल, एक एक दिन का फर्क आ जाएगा साथ ना। 77, 72, 86 और 82, ठीक है ना। वो डे का थोड़ा सा देख लेना। क्लियर बेटा कहानी हद तक? यानी कि आपको यहां पर मंथ में दे रखा डेटा, मंथ में है 4 5 मंथ, 4 मंथ, 4 मंथ, 3 मंथ, तो आपको यहां पर प्लस करना पड़ेगा 3 डेज, प्लस करना पड़ेगा 3 डेज। अब जो आएगी वो आएगी आपकी ड्यू डेट। इससे तो ओनली फॉर मैच्योरिटी डेट आएगी, ठीक है ना। आप डेट टू डेट लोगे तो मैच्योरिटी डेट आएगी, मैच्योर डेट के अंदर ये ऐड कर दोगे, आपके पास ड्यू डेट आ जाएगी, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको देखना है, बस यही चीज थी समझने के लायक। अब मैं आपसे आशा करता हूँ इस बात के बारे में कि आपको समझ में अब आ गया होगा। आई होप आप लोगों को ये बात बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए, इसके जितने क्वेश्चंस हैं यहां पर भी आपको रिवेट दे रखा है ना, ये यहां पर भी रिवेट का क्वेश्चन है, तो ये देख लेना आप लोग ना। चाहो तो कल वैसे मैंने करवाया था आपके लिए कि देखो क्या बोल रहा है, 1800, 1200 का आपका ऐसा अमाउंट है जो अगले महीने क्या होने वाला है, ड्यू होने वाला है, नेक्स्ट ईयर ड्यू होने वाला है। और इस पर जो रेट है वो आपकी 18% दे रखी है। तो क्या करोगे, 1200 मल्टीप्लाई बाई 18% और इंटू दे रखा 36.5 डिवाइड बाई 365, निकाल लो। ये आपकी रिवेट आ जाएगी करंट ईयर की, ठीक है ना। ये आपको देखना पड़ेगा और आपको चीजें आगे देखनी पड़ेंगी। बिल डिस्काउंटिंग एक्सचेंज कितना है वो बता रहा भैया, बताओ इनकम कितनी आएगी, रिवेट और बिल डिस्काउंटेड कितना है वो भी आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। चलिए, इस तरीके के क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर क्या बताओ, क्या है, लोन है सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड बैलेंस, इसकी भी बात करूंगा मैं, अभी मैं इसकी बात करूंगा। अभी ये वाला टॉपिक जो है इसके भी मैंने बात नहीं की है, तो ये भी होल्ड पर रख लो, है ना। चलिए, इसकी बात मैंने कर ली आपसे क्वेश्चन नंबर 6 की। मैंने बोला परफॉर्मिंग असेट्स है तो आप हमेशा एक्रुअल बेसिस पर लोगे, एक्रुअल यानी अर्न बेसिस पर, ठीक है। और नॉन परफॉर्मिंग है तो आप ड्यू आप लोगे किस पर, कैश बेसिस पर। तो इसका कैश बेसिस ये होगा एग्जैक्टली exactly। तो ये कितना हो गया बताओ, ये हो गया कितना, 6074। और इसका टोटल ये कर लो कितना हो गया ये शायद मैंने लास्ट सेशन में करवाया भी था, 240 प्लस 1500 प्लस 300, तो ये हुआ 2040। और मैं दोनों का टोटल कर दूं यहाँ पर कितना आ जाएगा, +74, 2114। ये आपके पास इसका अमाउंट आ जाएगा कि कितनी इनकम आप रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। चलिए, अब बाकी प्रोविजन के क्वेश्चन दे रखे हैं, बाकी प्रोविजन से रिलेटेड है। ये आपका P&L का क्वेश्चन है एक, और एक बैलेंस शीट का। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे। चलिए, बेसिकली एडजस्टमेंट मेरे पास बहुत सारे हैं करवाने के लिए, बट आपके कोर्स कंटेंट में उस लेवल पर नहीं दे रखा है, तो मैं कोशिश करूंगा उस चीज को थोड़ा सा कवर कराने की, एक दो एडजस्टमेंट एक्स्ट्रा करवाने की करूंगा, बट इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट हैं, ठीक है ना। तो अभी मैं एक जो लेने वाला हूँ नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको दिमाग में रख करके चलना है। चलिए बच्चों, आते हैं हम लोग एडजस्टमेंट नंबर थर्ड, एडजस्टमेंट नंबर थर्ड। और एडजस्टमेंट नंबर थर्ड क्या लिखोगे, कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजंस ऑन डाउटफुल एडवांसेज, या मैं कहूं तो एडवांसेज पर, कि जो आपने एडवांस में पैसा दे रखा है, यानी मैं कहूं जो आपकी असेट्स है, क्योंकि आप इनकम किससे कमाओगे, असेट्स से कमाओगे। तो जो आपकी असेट्स हैं उस असेट्स के नेचर को आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई करने के बाद फिर हमें डिसाइड करेंगे कि हमारे पास परफॉर्मिंग है या नॉन परफॉर्मिंग है, तो उस पर प्रोविजन कितना कितना क्रिएट करना है वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे आप लोगों ने नॉर्मल जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो डेटर पर प्रोविजन बनाते हैं कि देखो कितने अच्छे हैं कितने बेकार हैं, सिमिलर पैटर्न पर यहां पर भी आपको वही अप्रोच यूज करके चलनी है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि जो आपके पास डेटर्स हैं, जो आप एडवांस हैं, वो
एडवांस किस नेचर के हैं, और उस नेचर के हिसाब से जितने भी अच्छा है तो क्या करना है, थोड़ा बुरा है तो क्या करना है, ज्यादा बुरा है तो क्या करना है, बहुत ही ज्यादा बुरा है तो क्या करना है, बिल्कुल डूब गया तो क्या करना है, उस केस के अंदर मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप रेट लिख लो एक बार ना, रेट लिख लो, या पहले ऐसा कर लो आप, इसके अंदर ऐसा कर लो, क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स, और असेट्स को मैं बोलता हूँ एडवांस, क्योंकि बैंक की प्लांट एंड मशीनरी ये फलाना ढिकाना तो होगी नहीं। ठीक है, उसके पास क्या होंगे, एडवांसेज होंगे, डिपॉजिट्स होंगे, कैश होगा, बैंक बैलेंस होगा, इन्वेस्टमेंट होंगे, यही चीजें उनके पास होंगी। चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स का क्या करना देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स को यहाँ पर दो कैटेगरी में लेके जाओगे। एक है परफॉर्मिंग असेट्स, एक क्या है, परफॉर्मिंग असेट्स, दूसरी है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। एक तो है परफॉर्मिंग असेट्स, दूसरी क्या है मेरे बच्चे, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। यहां पर जो आरबीआई है, आरबीआई अपने इन्वेस्टमेंट को दो कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज करके रखती है। मेरी बात क्लियर है, यानी कि असेट्स या तो आपकी परफॉर्मिंग होगी या कुछ आपकी नॉन परफॉर्मिंग होगी। आपने छोटा सा एक सेंटेंस सुना होगा बार बार कि इस बार बैंक ने इतने एनपीए राइट ऑफ कर दिए, ऐसा कभी सुना है आप लोगों ने? एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, यानी जो पैसा डूब गया। क्या सर सारा एनपीए का पैसा डूब जाता? नहीं, मैं उसकी भी बात करूंगा। ठीक है ना, यानी एनपीए के अंदर भी फर्दर कैटेगराइज किया गया है। अभी ओनली फॉर इतना समझो कि हम जो बात करने वाले हैं वो ओनली फॉर उसकी बात करने वाले हैं कि दो, इसके दो फेज बना लो, यानी कि दो क्लासिफाइड कर लो। पहला क्लासिफिकेशन ये देगा कि परफॉर्मिंग असेट, दूसरा है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। परफॉर्मिंग क्या है, नॉन परफॉर्मिंग क्या है, उसके बाद में बात करने वाला हूं। तो परफॉर्मिंग देखो क्या है, नॉन परफॉर्मिंग के अंदर भी दो कैटेगरी है। ये नॉन परफॉर्मिंग है, तीन कैटेगरी है, तीन वाला बना लो आप, ज्यादा बढ़िया रहेगा। पहला तो ये है सब स्टैंडर्ड, इसके अंदर है डाउटफुल, और तीसरा है लॉस असेट्स। सब स्टैंडर्ड का मतलब है वो अच्छी तो नहीं है, लेकिन उसको बुरी भी नहीं कह सकते। मेरी बात समझ रहे हो, यानी कि सामने रामू काका जो है वो अच्छा इंसान बिल्कुल भी नहीं, एक तो अच्छा मतलब भगवान, बिल्कुल भैया ये तो बिल्कुल दिक्कत ही नहीं है। दूसरा इंसान बुरा नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसको अच्छा नहीं कह सकते। अच्छा का मतलब है आपके पास एविडेंट है इस बात की कि आपने उसको परख के देखा है, चेक किया है, आपने वेरीफाई किया कि नहीं बंदा बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसा बंदा जिसकी अभी कोई घटना सामने नहीं आई है, चल रहा है, ठीक है ना, यानी कि थोड़ा सा चलता है, कमिटेड बंदा है भाई, ये तो ये, ठीक है ना। उसने बोला सर देखो एक तरफ पेमेंट आना सर, 10 दिन का मोहलत दे दूंगा, उसने पेमेंट किया है। बट ऐसा नहीं कि उसने बोला 10 को भाई ये चलता हुआ जा रहा है, वो नहीं, एक लिमिट के अंदर वो आपको पेमेंट देता है, अच्छा आदमी है। एक होता है एक्यूरेट डेट को, भैया एक मतलब एक एक को दे देगा, उससे पहले दे देगा।
एक होता है भैया देखो ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रख लेना, इस यहाँ से लेके आपको बीच में मिल जाएगा, पैसे में आप 20 दिन के लिए ले रहा हूँ, लेकिन आप 30 दिन में मैक्सिमम पेमेंट कर दूंगा। तो लिमिट कितनी है? 20 दिन की, लेकिन आपको एक्शन कितना कर दिया? 10 दिन का। तो जो रेंज दी है आप ना, एक छोटी सी रेंज जो होती है, आप सो पेमेंट करो, दैट ए आपके लिए क्लियर है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी परफॉर्म मतलब बिल्कुल परफेक्ट, और नॉन परफॉर्म मतलब परफेक्ट तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है वो, थोड़ा सा उसको रेंज दी जाती है, थोड़ी सी डिले दी जाती है उसके लिए, वो देखना। डाउटफुल भैया यहाँ तो शक ही शक है, यहाँ तो पूरा घोटाला है, यहाँ तो अच्छे बुरे, बुरा है वो कितना बुरा है ये देखना पड़ेगा। तो यानी कि आपको यहाँ पर इस बुरे आदमी को भी फर्दर कैटेगराइज किया गया है। सर कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, इसको आप और फर्दर कैटेगराइज करके चलते हो। सर एक बोलते डाउटफुल वन, एक हो गया डाउटफुल टू, और एक हुआ डाउटफुल थ्री। सर कैसी बातें कर रहे हो? ये वन टू थ्री क्या है? मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ मेरे बच्चे। D1, D2 और D3। सर ये क्या आ गया? आपने तो डाउट वाले लोगों को और फर्दर कैटेगराइज कर दिया। मैंने बोला इंसान सही नहीं है वो, इतना सही नहीं है ये भी देखना पड़ेगा ना। एक तो बिल्कुल सही है भाई साहब, उस बंदे पर आंख बंद कर भरोसा कर लेना। परफॉर्मिंग, बोला कि बंदा अच्छा है, लेकिन थोड़ा देख लेना अपने हिसाब से ना, जैसा कंडीशन कुछ डाल सके डाल दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बंदा बढ़िया है, लेकिन थोड़ा आंख बंद करके भरोसा मत करना। तो सब स्टैंडर्ड, उसको भी एनपीए में कहलाएंगे, क्योंकि पीए में ओनली फॉर वही है जो एक्यूरेट डेट को पेमेंट किया है। जो डेडलाइन में ये है तो ये है, लेकिन नॉन परफॉर्म मतलब उससे आगे थोड़ा सा आपने अपनी मर्जी से भी दिया ना फ्लेक्सिबिलिटी, तो वो भी आपका जाएगा भैया नहीं एनपीए में है। लेकिन एनपीए में भी सही है, बहुत बेकार है, बिल्कुल ही बेकार है, देखना पड़ेगा। तो D1 का मतलब है खराब है, लेकिन थोड़ा खराब है, मतलब कहते हैं बदमाश है, लेकिन यार ठीक है यार, इस तरह चलता है आदमियों का ना, होता है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बदमाश है। ये वाला इससे भी बड़ा बदमाश है, ये छोटा बदमाश है, ये छोटा बदमाश है, ये बड़ा बदमाश है, थोड़ा बड़ा बदमाश है, बड़ा बदमाश है, ये तो शैतान है, ये तो बहुत ही ढीठ आदमी है, जूते मार मार के काम करवाता है। ये तो बिल्कुल नील बेटा सन्नाटा है, भैया यहां से तो उम्मीद ही मत रखना, बोले खत्म है अब आप, लॉस मतलब बिल्कुल जीरो, यहां तो कुछ भी कहो तुम अब आप, ये डेड है, डेड। लेकिन ये छोटा सा बदमाश है, ये बड़ा बदमाश है, ये तो शैतान है, यानी कि लिमिट ही बहुत गई भाई, ये तो ढीठ आदमी हो गया, देख मार मार के इससे हम क्या करते हैं, पैसा निकालते हैं। इससे थोड़ा सा एक दो बार कहवाता भाई, तीन चार बार परेशान करेगा, लेकिन पेमेंट थोड़ा सा दे देगा, ज्यादा नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा भाई एक दो बार याद दिलाया भैया, दे देना यार, ये दे देगा। यानी कि बदमाश की भी कैटेगरी है, छोटा बदमाश, बड़ा बदमाश, शैतान, और ये तो बिल्कुल भाई साहब जीरो है। तो ये आपको यहाँ पर क्या कर देगा, कैटेगराइज कर दिया गया। अब सवाल ये आता है कि सर कैटेगराइज तो कर दिया, लेकिन अभी भी हमें ये पता नहीं लगा कि पीए कौन है और एनपीए कौन है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो यहां क्या बोला गया है? पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट विद इन 90 डेज। ओ माई गॉड, मेरी बात क्लियर है? ये यहां पर कैटेगराइज कर दिया क्या, ये यहां पर क्या कर दिया बेटा, कैटेगराइज कर दिया। विद इन 1 ईयर, समझाऊंगा इसको थोड़ा आगे, अभी आप इसको लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप इसको नोट कर लो, विद इन 1 ईयर। विद क्या मेरे बच्चे, 1 ईयर है, और ये है नेक्स्ट 1 ईयर, ये है नेक्स्ट 2 ईयर, और बियॉन्ड 3 ईयर। और ये तो क्या है, इफ
इफ ऑडिटर रिकमेंडेड एट एनी टाइम। ये क्या कहना चाहता है? ये कह रहा है कि ये ऑडिटर को डिपेंड करता है। ये इंपॉर्टेंट है इसमें। ये ऑडिटर के ऊपर डिपेंड करता है। ऑडिटर ने बोल दिया 2 महीने के बाद भैया ये आदमी पेमेंट नहीं देगा, हमने पूरा वेरीफाई किया है, तो नहीं देगा, उसी दिन मान लेना। इसमें टाइम लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं कैसे 3 साल के बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सामने वाले बंदे को लगता है कि एक तो होता है भाई देखो पैसे नहीं दे रहे, बहुत ढीठ हो गया, बहुत बेकार आदमी, कंजर आदमी है, ये वाला बिल्कुल वैसे ढीठ हो रखा है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, उम्मीद है दे तो देगा यार। हो सकता सिचुएशन चल रही है बंदे की। कुछ बंदे होते हैं पेमेंट बड़े बेकार होते हैं, नॉर्मल अच्छे होते हैं, खाएगा नहीं आपका, दे देगा। अब 5 साल 10 साल कब देगा वो पता नहीं भी आपको, तो वो शैतान की कैटेगरी में आते हैं। वो लॉसफुल नहीं कह सकता। लेकिन ऑडिटर ने बोल दिया, आपको लगता है भैया देगा ही नहीं है, तो दिख रहा है, चाहे वो 2 दिन देने के बाद ही, जैसे उतर के आज पैसे दिया गलत पैसा दे दिया, वैसे वो नहीं देगा। तो उसकी प्रोफाइल पता लगा, रिकॉर्ड देखा हम लोगों ने। तो उस केस के अंदर वो आपका किस में जाएगा, लॉस असेट्स में ही जाएगा। उस केस के अंदर आपको टाइम लिमिट देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस बात का बेहद याद रखना है, ठीक है। अब इस चीज को समझने के लिए मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा, तब आप उसको समझना है, ठीक है ना। आपको समझना है मैंने क्या बोला। आप सबसे पहले एडवांस को क्या करो, कैटेगराइज करोगे। एक है परफॉर्मिंग, दूसरा है नॉन परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग सिंपल है, आपका मान लो ड्यू डेट आज है, आज ड्यू डेट के बाद अब 90 डेज के अंदर पेमेंट करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 महीने, 3 किस्तें चलती हैं आपकी, 3 महीने तक आपको अलाउ किया गया है। 3 महीने तक है तो बढ़िया आदमी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है ना। दूसरा क्या देगा कि भैया देखो, आप जो बाकी जो 90 डे के बाद, आज मान लो 1 तारीख है आपकी, 1 तारीख के बाद आपने जैसे मान लो 90 डे आज हो गए, 90 डेज आज हो गए, चाहे 1 से लेकर 90 डेज तक, 90 डेज में पेमेंट कर दिया, स्टैंडर्ड है। एक स्टैंडर्ड में कहते हैं इसका, एक और लिख लो बेटा थोड़ा सा, ठीक है ना। इसको हम स्टैंडर्ड असेट्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि आपने विद इन 90 डेज पेमेंट कर दिया तो बहुत बढ़िया आदमी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 90 डे के बाद, 90 डेज के बाद आपका 91वां दिन होते ही वो आपका आएगा नॉन पे में। यानी मैं कह रहा हूं, आपने कोई बंदा है 90 डे में पेमेंट, 90 डेज तक पेमेंट कर दिया तो बढ़िया है। लेकिन 91 डेज को पेमेंट कर रहा है एक दिन की वजह से, वो एनपीए के अंदर कैटेगराइज हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या देखना है, बोला 90 डेज के बाद आपको देखना 1 साल, 90 डेज के बाद देखना है मेरे बच्चे, 90 डेज के बाद 1 साल देखना है, तो वो कहलाएगा आपका सब स्टैंडर्ड। आपको जो 91 डेज है, तो 91 डेज से लेकर यहां तक आपको 365 डेज काउंट करने हैं, 365 डेज काउंट करने हैं आपको। और 365 डेज काउंट करने के बाद, 1 साल काउंट करने के बाद आप यहां तक पेमेंट भी कर देते हो, तो वो आपका सब स्टैंडर्ड है। इसके बाद फिर 1 साल और चला गया, 365 डेज होने के बाद, यानी कि जैसे इसको खत्म हुआ, इसके 1 साल के अंदर ये चला गया आपका डाउटफुल 1 में, इसके अगले 2 साल तक चला गया डाउटफुल 2 में, और उसके 1 साल ये हो गया, 2 साल वो हो गया, 3 साल खत्म। सर समझ में नहीं आ रहा ना? हाँ बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा। चलो थोड़ा डायग्राम बनाते हैं तो चीजें और बेहतर समझ में आएगी आपको। डायग्राम से चीजें ज्यादा बेहतर समझ में आएगी। चलिए तो देखो, डायग्राम देखो, ये आपकी टाइमलाइन, ठीक है। इसको मैं 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर रहा हूं। पहला, आप टाइम टाइम पर पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट ऑन ड्यू डेट। इस फेज के अंदर मेरे बच्चे आप पेमेंट ड्यू डेट पर कर रहे हो, तो ये आपका कहलाएगा पीए। आपने ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं किया, आपने ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं किया, ये वाला, ये आपकी ड्यू डेट है। आपने ये ले लिया, तो ये है 90 डेज। आपने इसमें पेमेंट कर दिया,
पेमेंट विद इन 90 days फ्रॉम ड्यू डेट, तो भी ये आपका कहलाएगा पीए। या मैं दोनों को हटा देता हूं यहां से, ये दोनों की दोनों कहलाएंगे मेरे बच्चे ये पूरा कहलाएगा पीए। यानी कि ये पूरा जो पार्ट है ना, ओके वाला, ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये आपका जो पूरा वाला पार्ट है, ये है आपका पीए, परफॉर्मिंग असेट्स। जैसे ही हम 91 डेज को क्रॉस करोगे, फ्रॉम 91 डेज, 91 डेज 90 को क्रॉस कर दिया, या आप इसको ऐसा ना करो, लिख दो एक्सीड कर गए 90 डेज, आपकी कैटेगरी हो जाएगी एनपीए की। मेरी बात क्लियर है? यहां तक का जो डायग्राम है वो आपका परफॉर्मिंग असेट्स का है। आपने एट ड्यू डेट पर पेमेंट कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, ड्यू डेट के बाद भी 90 दिन के 90 दिन के अंदर भी कर रहे हो तो भी आपकी परफॉर्मिंग असेट्स का, यानी यहां पर कैटेगरी चेंज नहीं होगी। जैसे ही 90 डे खत्म हुए 91वें वाले दिन से आपका नॉन एनपीए हो जाएगा, यानी यहां से पूरा परफॉर्मिंग हुआ एनपीए, ये एनपीए का कैटेगराइज हो गया। लेकिन यहां पर भी एनपीओ को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है। बोला देखो, ये यहां से लेके 365 डेज या 1 साल कर लो इसको, 1 year फ्रॉम एंड ऑफ 90 डेज, आप इस वाली कैटेगरी को कहोगे, आप इस वाली कैटेगरी को कहोगे, क्या कहूं उसको मैं, आप इस वाली कैटेगरी को कहोगे सब स्टैंडर्ड, ये आपका सब स्टैंडर्ड है। अब यहां से फिर वापस आगे आ जाओ, अब ये यहां से यहां की जो ये ड्यूरेशन है, ये वाला ड्यूरेशन, ये फिर आपको 1 year हो गया। ठीक है, ये मैं एरो लगा रहा हूं दोनों तरफ से, यानी ये जो गैप है ना ये वाला, ये कहलाएगा आपका डाउटफुल 1। और आगे ये वाला जो है आपका, ये वाला गैप जो है, ये हो गया आपका कितना, 2 year का। या तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो ना, इसको ऐसे भी कह सकते हो, इस वाले को कह सकते हो 0 से 1। जीरो मतलब यहां से 1 है ना, यहां से ये यहां तक 0 मानो, इसको मैं यहां तक, ये वाला यहां तक लिया है, यहां 0 से 1, इसको मैं कहूंगा 1 से लेकर के 3। तो 1 से लेकर के 3 वाले में कितना आ गए, 2 साल आ गए, तो ये बोला 2 years। और यहां से ऊपर जो भी जाएगा, कितना बेटा, मोर देन 3 year, ये कहलाएगा डाउटफुल 3, और ये कहलाएगा आपका डाउटफुल 2। ठीक है ना, ये कैटेगराइज है। और मैंने वो तो आपको बता दिया, किसका, लॉस असेट्स का। वो डिपेंड करेगा ऑडिटर की रिपोर्ट के ऊपर। यदि ऑडिटर बोल देता कि भैया ये आपका डूब गया, ये पैसा नहीं मिलेगा आपका, तो फिर वो नहीं मिलेगा, वो लॉस असेट्स में चला जाएगा। मेरी बात क्लियर समझ में आती है आपको? मैंने सिंपली डायग्राम समझ में आ रहा है आपको? यहां से ले 90 ड्यू डेट से लेकर 90 डेज तक आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 90 दिन के अंदर भी पेमेंट कर सकते हो। 1 जनवरी को आपको क्या होती है, ड्यू डेट होती है, तो 1 जनवरी से लेकर के 90 दिन तक ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 90 से 91 होते ही
ही आपका कैटेगरी चेंज हो जाएगी, वो कहलाएगा नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। लेकिन वहां पर भी देखना पड़ेगा कि 91 से लेकर के 365 दिन और काउंट कर लो, यहां तक फिर भी आपका सब स्टैंडर्ड कहलाएगा। 365 दिन खत्म होते ही फिर अगला एक साल देखो तो डाउटफुल कैटेगरी में चला जाएगा, यानी कि जैसे ही आपका 90 डे के बाद एक साल खत्म हुआ, उससे आपका सिंपली क्या जाएगा, एक साल आ जाएगा। ठीक है, आपका सॉरी क्या जाएगा, डाउटफुल में चला जाएगा। क्लियर है, ये डाउटफुल में है। सर क्या 10 साल तक पेमेंट नहीं किया तो भी, हाँ लेकिन तुम्हें उम्मीद है मिल जाएगा, तो वो आपका डाउटफुल 3 में जाएगा, वो लॉस असेट्स में नहीं जाएगा। लॉस असेट्स के लिए टाइम लिमिट नहीं है, ऐसा मत कहना सर 10 साल 15 साल के बाद पेमेंट मिल रहा है तो कहाँ लेके जाए, सिंपल है, आप उसको डाउटफुल 3 में लेके जाओगे, आप उसको लॉस असेट्स में नहीं लेके जाओगे। लॉस असेट्स में ओनली फॉर आपके पास इंफॉर्मेशन है तभी लेकर के जाओगे, अदरवाइज आपको डाउटफुल 3 में लेके जाओगे, या टाइम के हिसाब से देखोगे वो किस रेंज में आ रहा है, उस रेंज में लेकर के जाओगे। क्लियर है मेरे बच्चे, ये डायग्राम है, इसका नोट कर लो आराम से। ये इसका मास्टर डायग्राम है, ठीक है, इसको भी नोट कर लो आप। ठीक है, अब इसके प्रोविजन की रेट लिख लो, पॉइंट नंबर 1 समझाया था मैं आपके लिए, ए बी, रेट ऑफ प्रोविजंस ऑन एडवांस। आपको एडवांस जो दे रखे हैं, जो पैसा है, असेट जो है, उन पर आपकी प्रोविजन की क्या रेट होगी। तो यहां लिखोगे स्टैंडर्ड असेट्स। स्टैंडर्ड में क्या है, नॉर्मल दो रेट लेके चलूंगा आपके लिए, वो आपको ध्यान से रख के चलनी है। एक तो क्या बताओ, SME और एग्री। बेसिकली आपको ये याद नहीं रखनी है, जो आपको याद रखनी है वो बताऊंगा आपकी। इसके अलावा सेक्टर, कमर्शियल सेक्टर, रियल एस्टेट, और लास्ट है अदर। इसकी जो रेट दे रखे हैं आपको सामने, यहां लिख लो रेट, परसेंटेज ऑफ रेट। यहाँ जो है 0.25% है, यहाँ पर आपको 100% है, और यहाँ पर है 0.40%। याद रखना 0.40% है वो, 0.40, वो मत करना 0.40, यानी 40% हो जाएगा वो, 0.40% है ना। आपके जो काम के वो बच्चे ये है, ठीक है, आपके काम की ये है, बट दो रेट जो है वो नोट करवाता हूं मैं, बट आपके इसमें क्वेश्चन में कभी देखा नहीं गया है, लेकिन फिर भी आप इसको दिमाग में रख के चलना है, ठीक है ना। और याद रखना ऑल रेट्स फॉर सिक्योर्ड पोर्शन है। ओ माय गॉड, ये दिमाग में रख के चलना मेरे बच्चे। जो मैं नीचे रेट दिख लिख रहा हूं ना, जो नोट कर रहा हूं, वो सारी की सारी रेट्स आपके अनसिक्योर वाले पोर्शन के लिए है। सॉरी सॉरी, सिक्योर वाले पोर्शन के लिए। जो अनसिक्योर है उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो पोर्शन आपका सिक्योर है, आपने किसी लोन दिया, लोन के अंदर कुछ गिरवी रखा है, जैसे प्रॉपर्टी पे लोन लिया है, तो उसकी बात कर रहा है, सिक्योर की बात कर रहा है। आपने जो सिक्योरिटी नहीं दी उसके रेस्पेक्ट में, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। तो ये बात बेहद इंपॉर्टेंट है। आप आंख बंद करके रेट मत लगा देना कि सर ने बोला बस खत्म, क्वेश्चन में चेंज हो सकती है। ये सारी के सारे रेट्स जो दे रखे हैं वो सिक्योर पोर्शन के बारे में, यदि अनसिक्योर के बारे में होंगे तो डेफिनेटली मैं आपको नीचे दूंगा, ठीक है ना। चलिए,
बेसिकली चाहो तो लिख लो यहाँ पर, इफ स्टैंडर्ड असेट्स आर अनसिक्योर्ड देन रेट ऑफ प्रोविजन इज विल बी विल बी 25% 40% शायद यार, 25% है, ठीक है 25% है एग्जैक्टली। चलिए यहाँ लिखो क्या, सब स्टैंडर्ड असेट्स, सब स्टैंडर्ड असेट्स की रेट क्या है, यहाँ तो एक ही है, सब स्टैंडर्ड में कोई ज्यादा कैटेगरी तो है नहीं है, एक ही कैटेगरी है। तो सब स्टैंडर्ड की जो रेट है आपके सामने वो है कितनी बेटा, बेसिकली जो नॉर्मल है, एक सेकंड को मेरे बच्चे, एक सेकंड रुक जाओ। मैं लिखूँ 15% ना, 15% है ना शायद, हाँ 15% है। चलो अब आ जाओ कहां पर बेटा, कैटेगरी थर्ड में। डाउटफुल में एक तो है 0 से 1 ईयर, एक है 1 से 3 ईयर, एक है more than 3 years। तो यहां जो दे रखा आपको सामने, ये दे रखा है 25%, यहां जो दे रखा सामने दे रखा है आपके सामने, इसका दे रखा होगा आपके सामने 40% ना, और ये 100%। और लास्ट कैटेगरी है सामने क्या, लॉस एसेट्स 100%। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ दे दूं आपको, मैं चाहे तो यहाँ दिखा देता हूँ, देखो क्या है। पहला स्टैंडर्ड आपको यूज करना है 0.4% वाला, सब स्टैंडर्ड आपको यूज करना है 15%। इसके अलावा डाउटफुल है, डाउटफुल में 0 से 1, 1 से 3 और more than 3 और लॉस असेट्स। लॉस में 100% है, इसमें 100% है, इसके अंदर 40% है, और ये 25% है। ठीक है ना, ये रेट्स हैं, एक बार चाहो शॉर्ट में लिख लो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सारी सारी बेटा सिक्योर की है, ठीक है ना, सारी सारी किसकी हैं, सिक्योर की हैं। सारी सारी रेट सिक्योर की हैं, ये थोड़ा दिमाग में रख के चलना है आपको, टाइम लेगा थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपका। ठीक है, तो मैंने आपके लिए स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड और डाउटफुल। स्टैंडर्ड सिंपल आप याद रखोगे, आप बेसिकली यही याद रखोगे, ज्यादातर आपको यही आएगा, यहाँ पर भी यही आएगा, और यहाँ पर भी ये तीन ही रेट हैं जो आपके सामने यूज होने वाली हैं। याद रखना मेरे बच्चे, इस बात का बेहद याद रखना, ये तीनों की तीनों जो है ना, ये सिक्योर वाले पोर्शन की है। क्या चाहता है ये सारी सारी सिक्योर्ड पोर्शन की है, ठीक है ना सर। यदि अनसिक्योर्ड हुआ तो मेरे बच्चे यहाँ लिख लो, चाहे नोट लगा लो ना, एक नोट लगा लो, नोट लगा लो, इसके नीचे लगा लो, रेट
ऑफ प्रोविजन फॉर अनसिक्योर्ड डाउटफुल असेट्स विल बी 100%। ठीक है, याद रहेगा। ये जो है आपका अनसिक्योर्ड वाला पोर्शन जो है डाउटफुल में, यानी कि मैं कहूं तो ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये वाला, इसमें आपका अनसिक्योर्ड है, तो आपका 100% आएगा ये। ठीक है, वो थोड़ा दिमाग में रख के चलना है आपको। सिंपली है, रेट याद करना बहुत आसान है, वापस से मैं एक बार और लर्न करवा दूंगा आपके लिए, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं आपको। ठीक है, यहाँ से आपको यही याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर एक है ये तीनों रेट आपको याद करनी है, और एक आपको साथ में आपको इस वाले रेट को भी याद रख लेना कि ये सारा सारा आपका किसका बेटा, वो सिक्योर पोर्शन के लिए था, अनसिक्योर का अलग है। ठीक है, एक बार फटाफट से मैं आपके लिए गो थ्रू करवा रहा हूँ चीज क्या है। ठीक है ना, इसको रफ करके एकदम बिल्कुल भी प्योर टेंशन ना लो आप। देखिए, मैंने क्या बोला, स्टैंडर्ड 0.4% का, सब स्टैंडर्ड 15% का, डाउटफुल, डाउटफुल तीन है, 0 से 1, 1 से 3, मोर देन 3, तो यहां पर है 25%, यहां पर है 40%, यहां है 100%। ठीक है, ये आपको याद रहेगी, आपको दिक्कत नहीं है। और लॉस असेट्स है तो उसके बारे में 100%। यदि ये अनसिक्योर है तो भी 100% है। यदि ये वाला जो पोर्शन है आपका ना, इसमें अनसिक्योर है, तो वो आपका आएगा 25%। ठीक है ना, ये आपको याद है। 10 बार रेट है, ज्यादा रेट है नहीं, वो आपको दिमाग में रख के चलनी है। आइए फटाफट से क्वेश्चन करते हैं अपन। ये देखिए, लिखा हुआ क्या हमारे पास क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेशन है, बड़ी मजेदार है। क्या लिखा हुआ बताओ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखने मिले, मैं आपको बताऊंगा भी एग्जाम कब कब आया हुआ है। लिखा हुआ, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ डिटेल्स ऑफ एडवांसेज ऑफ एक्स बैंक लिमिटेड कैलकुलेट अमाउंट ऑफ प्रोविजन टू बी मेड इन P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। आपको बताना है कि कितना प्रोविजन में जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड है, सब स्टैंडर्ड है, डाउटफुल है, फॉर 1 ईयर के लिए, यानी 0 से 1 है, और यह फॉर 2 ईयर्स के लिए मेरे बच्चे 1 से 3 साल का है। और इसके बाद हम आएंगे मोर देन 3 ईयर है, तो मोर देन 3 ईयर है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ मेरे बच्चे रुको ना, थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें भैया, थोड़ा सा ट्विस्ट है। ये बोल रहा है फॉर 2 ईयर के लिए, तो यह 1 to 2 ईयर, और ये आएगा आपका 2 से 3 ईयर, और ये आएगा मोर देन 3 ईयर। सर ये तो नया आ गया, ऐसी रेट तो देखी नहीं हमने। हाँ आएंगे, टेंशन ना लो आप। और ये लॉस असेट्स है, ये आपके सामने, कोई दिक्कत नहीं है। ऑडिटर ने बोला भैया, ये ऑडिटर ने बोला है कि भैया ये है तो है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको करना कैसे वो देख लो एक बार, क्लियर, करना कैसे वो देख लो एक बार। एक क्वेश्चन प्रेजेंटेशन के लिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7, तो क्वेश्चन नंबर लोगे 7, ओनली फॉर प्रेजेंटेशन पर्पज से बता रहा हूँ, अदरवाइज मैं उसको वहीं पर खत्म कर सकता था। जो फॉर्मेट दे रखा वही यूज कर लो आप। ठीक है ना, स्टेटमेंट शोइंग प्रोविजंस ऑन एडवांस। ठीक है ना, अमाउंट, रेट और प्रोविजन। ठीक है, ये आएगा असेट्स, ये अमाउंट आएगा एडवांस का, ये परसेंटेज रेट है, ये आपका प्रोविजन का अमाउंट है। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा स्टैंडर्ड, इससे इस कलर को हटाओ, क्या बेटा, स्टैंडर्ड असेट्स। स्टैंडर्ड में रेट लिख लेता हूँ ना, पहले एक बार रेट लिख लेता हूँ, कितना बेटा, 0.4%। ठीक है, सब स्टैंडर्ड, ये आएगी 15%। ठीक है, यहां पर आ जाओ डाउटफुल पे,
डाउटफुल में ए 0 से 1 ईयर, बी 0 से 3 ईयर, सी more than 3 ईयर। और लास्ट में आएगा क्या? लॉस असेट्स। ठीक है, इसकी रेट कितनी बेटा? 100%। इसकी भी कितनी बताओ? 100%। इसकी है 40%, इसकी 25%। सबसे पहले हमें ये लिखना होता है, ठीक है ना, जिससे हमारी चीजें बार बार माइंड में याद हो जाए। अब अमाउंट देख लो, स्टैंडर्ड का है 6000 का। स्टैंडर्ड कितना? 6000। सब स्टैंडर्ड 4400 का। इसके अलावा डाउटफुल में है 0 से 1 में 1800 का। 1800 का। अब 0 से 3 ईयर में कितना देखो, 0 से 3 ईयर में यहां से लेके यहां तक आएगा ये, क्योंकि 1 से लेके 3 में 2 भी आता है, तो 1200 प्लस 800 2000। क्या लिखोगे? 2000। ठीक है। और more than 3 ईयर में कितना बेटा? 600। और लॉस असेट्स में 1600। आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहां चाहो तो बाइफरकेट करके लिख लो, 1200 प्लस 800। ठीक है ना? ये है 1 से 2, और ये है 2 से 3। तो अल्टीमेटली 1 से 3 में आ गया दोनों कैटेगरी। ठीक है ना? आप चाहो तो हल्का सा नोट लगा के डाल देना, अदरवाइज आपको लिखने की कोई जरूरत है नहीं है। ठीक है, अब अमाउंट बता दो कितना आ रहा है। ये आएगा आपका 6000 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 0.4%। याद रखना परसेंटेज बेटा ये 24। ऐसा मत करना कि 0.4% मतलब 4% कर दो, नहीं 4% नहीं है। इसका आएगा 15%, 660 का। ठीक है, ये आएगा 1800 का 25%, 450 का, 200 का 40%, 800, 600 और 1600। टोटल कर दो, 16 प्लस 600 प्लस 800 प्लस 450 प्लस 660 प्लस है 24, 4134 टोटल प्रोविजन टू बी रिक्वायर्ड। क्लियर है यहाँ तक कहानी? कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? नहीं? तो यहाँ एंट्री डाल सकते हो आप, क्या? P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन ऑन एडवांस। कितने का? 4134 का। ये है आपका आंसर। ठीक है, मैंने प्रेजेंटेशन के लिए बताया था, अदरवाइज इसका मेरे पास कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, फटाफट से नोट कर लो इसको, फटाफट से नोट कर लो, फटाफट से नोट कर लो। अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवाऊंगा, ठीक है ना, वो आपको सारे प्रैक्टिस में डालने हैं। मैं चाहता तो इसको स्क्रीन पर वहीं खत्म कर सकता था, जैसे देखो, मैं इसको यहीं पर खत्म कर सकता था। कहाँ पहुंच रहा बार बार ये? देखो, यहां में लेता सीधा कितना? 0.4%, 15%, 25%, 40%। इसके लिए भी 40%, इसके लिए 100%, इसके लिए भी 100%। ठीक है, 4134। मैं इसको यहां भी खत्म कर सकता था, बट मैंने नहीं किया, क्योंकि आपको पहले मुझे प्रेजेंटेशन समझाना था। कुछ नहीं है, सिंपल है, तो कुछ दिक्कत नहीं है। चलिए, ये हो गया। छोटा सा मुझे एक क्वेश्चन और करवाना प्रोविजन पर बेस पर, जिससे वो आपको सेकंड सिनेरियो भी पता लग जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन देखो आप।
ये है, ये आपको देखना पड़ेगा। मैं आपको फटाफट से गो थ्रू करवा रहा हूँ इसको। थोड़ा सा डेट का प्रॉब्लम हो सकता है इसके अंदर। लिखा फ्रॉम द पर्टिकुलर गिवन बिलो असर्टेन द अमाउंट ऑफ प्रोविजन टू बी मेड अगेंस्ट द एडवांस ऑफ एसबीआई कैलकाटा। एसबीआई के हिसाब से बताया गया है। टोटल अमाउंट ऑफ लोन से एडवांस 120 का लोन है, ये इसका हिसाब दे रखा है। बोला गया एडवांस फुल्ली सिक्योर्ड है। हमें क्या दिक्कत है? एडवांस ओवर ड्यू फॉर 15 मंथ है। देखो मेरे बच्चे, ड्यू डेट आज है, 15 महीने ड्यू डेट, 15 महीने तक है। अब यहां से देख लो, इधर आ जाओ। अब आपको यहां आना पड़ेगा, इस चार्ट की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। देखो ओवर ड्यू यहां पर है, ये रहा ओवर ड्यू पीरियड, यहां से आपका 15 महीने है। तो 90 डेज तो 3 मंथ तो ये हो गया, बोलो ना, 3 मंथ हो गया। इसके अलावा 12 मंथ ये रहा, तो इस कैटेगरी में आ रहा है। इसका मतलब ये सब स्टैंडर्ड है। तो यहाँ क्या लगेगा बताओ? या सब स्टैंडर्ड की रेट लगेगी 15%। 15%। एडवांस ओवरड्यू फॉर मोर देन 2.5 ईयर बट लेस देन 3 ईयर। ये आपका ओवरड्यू दे रखा है, तो ये आपको यहीं से कैलकुलेट करना है। अब देखो 2.5 साल है, 1.5 साल तो यहीं तक था, अभी 2.5 साल हो गया। ये यदि इससे बोलता, बट ये इससे नहीं बोला, इसने यहीं से बोला है, बोला 2.5 साल है। तो देखो ये हो गया 1.5 साल यहां तक, 1 साल यहां भी आ गया, तो 0 से 1 में आ गया, तो यानी कि ये आ गया आपका कितना, 25% में। ये आ गया 0 से 1 में बेटा। और ये सिक्योर्ड बाय मोर्गेज और लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख था। इसका थोड़ा आपको हिसाब किताब देखना पड़ेगा, क्योंकि दो कैटेगरी करनी पड़ेंगे यहाँ पर आपको। क्या? एक तो है सिक्योर वाला पोर्शन, एक है अनसिक्योर। अनसिक्योर कितना बताओ? सिक्योर है 5 लाख का, तो 5 लाख का ये आएगा मेरे बच्चे 25%। और कितना बचा इसके अलावा? इसके अलावा बचा टोटल अमाउंट कितना था? 10 लाख का। तो 5 लाख का कितना, 100%। इसको मैं करवा देता हूँ आपके लिए ना, इसको करवा देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 8। 8 देखो, स्टैंडर्ड कितना बेटा? ये है आपके पास कितना, 70 का 1 फुट पर। इसको स्टैंडर्ड में लेके चलो, इसको स्टैंडर्ड मानोगे। ये किस में आ गया बताओ? ये किस में आया बताओ? सब स्टैंडर्ड 15%। तो 20 लाख का 15% सब स्टैंडर्ड। आ जाओ डाउटफुल। डाउटफुल ये किस में जाएगा? 0 से 1 में, यानी कुछ सिक्योर। अनसिक्योर, अनसिक्योर 5 है 100%। सिक्योर भी 5 है, इसका 25%। कितना हो गया? 5 का 25% 1.25। और ये आ गया 5, तो 6.25। ठीक है ना, वो देखना आराम से ना। और नीचे अनसिक्योर्ड एडवांस नॉट रिकवरेबल, ये 100% जाएगा इसमें। तो ले लो 20 × 100%, तो 70 × 0.4%, 0.08। यहाँ 20 का 15%, 3। टोटल कर लेना है इसका ना, टोटल कर लेना है। 0.28 प्लस 3 प्लस 6.25 प्लस 20, 29.53। ये आपका एडवांस सॉरी प्रोविजन है। ठीक है, थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग है। तो आपको चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा आपको दिमाग में रख करके चलना है। इसीलिए मैंने आपको ये जो डायग्राम था, ये भी मैंने आपको नोट करवाया था, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए, या आप कभी क्वेश्चन फंस जाओ तो आप वहां से इसको थोड़ा सा क्या कर सकते हो, अपने आप को निकाल सकते हो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बेसिकली मुझे करवाना था, मैं यहां पर आने वाला था। चलो मैं इसको हटा दूं यहाँ से, प्रेजेंटेशन कचरा हो गया इसकी। अच्छा, दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ प्रोविजन ऑन एडवांस। इसमें कंसेप्ट भी साथ में देखना है आपको, और आपको रेट भी देख, रेट तो वही जो पहले वाली है, रेट में कोई चेंज नहीं है। चलो, ये बोल रहा है आपका टर्म्स लोन है, एक्सपोर्ट लोन है। मैं दो कैटेगरी बना के चल रहा हूं, एक टर्म लोन है, एक एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट लोन है, दो तरीके के लोन है।
और दो तरीके के लोन है, तो यहां पर देखो क्या बोला गया है, ये बोला टोटल आउटस्टैंडिंग है ये, इसको मैं ये रख रहा हूं, ठीक है ना। बोला कि टोटल में से इतना तो है आपका क्या, सिक्योर, मेरे बच्चे ध्यान रखना, सिक्योर है। सिक्योर की रेट मैंने आपको दी है, सिक्योर की रेट मैंने आपको निकाल के दी है, तो आपको वहां मत देखना। ये लिखा हुआ कि भैया आपका आउटस्टैंडिंग था 31/3 इस वाले को, तो मुझे बताओ आपको सिक्योर की रेट में दी थी, तो वहां पर आपको यूज करनी पड़ेंगी। तो फटाफट से आ जाओ, यहां क्या दे रखा है।